नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो। और आज का वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत खास, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला ईडियम हमारे सामने है अ रेड लेटर डे। देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें और बता देता हूँ। ईडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा याद रखना कि जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, इनके कभी भी आपको शाब्दिक अर्थ नहीं देखने। शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि आप इनके एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मत देखिए, वरना आपको कभी भी इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो हमारे ईडियम्स होते हैं, अगर आप जानेंगे तो देखिए, हिंदी में इन्हें तो कहा जाता है मुहावरे या लोकोक्तियां। ठीक है, तो जो वो मुहावरे होते हैं, इन मुहावरों के क्या होते हैं भाई? छिपे हुए अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? छिपे हुए अर्थ, यानी कि ऐसे अर्थ जिनका मीनिंग छुपा हुआ होगा, यानी कि उस मीनिंग को आपको समझना होगा, तो इनके हिडन मीनिंग होते हैं। और हिडन मीनिंग के लिए आपको उसको समझना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर जब एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर उसको याद भी करवा दूंगा, मेरा दावा है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, जैसे आ रेड लेटर डे है, अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग बनाऊंगा तो इसका मतलब होगा एक लाल पत्र वाला दिन, जबकि इसका ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये इसका इडियम्स का, यानी कि इस इडियम्स का ये अर्थ नहीं है। यानी कि वो जो हिडन मीनिंग है वो ये नहीं है। हिडन मीनिंग तो ये है कि बेहद जरूरी दिन। तो आ रेड लेटर डे को आप याद रखेंगे एक बेहद जरूरी दिन। लेकिन इसके याद करने की अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप इस फ्रेजेस को देखेंगे तो इस फ्रेज में आपको एक शब्द दिखा, आ रेड लेटर। ये जो लाल लेटर है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो लाल पत्र है, तो ये लाल पत्र किस क्षेत्र में दिया गया होगा? जाहिर सी बात है, दिल के क्षेत्र में दिया गया होगा। और जब दिल का मामला होता है ना, तो बेहद जरूरी मामला हो जाता है। तो याद रखिए, जब दिल के मामले होते हैं ना, वो बेहद जरूरी मामले होते हैं। तो बस यहीं से याद रख लीजिए कि एक लाल पत्र वाला दिन, यानी कि एक ऐसा दिन जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। और अगर हाँ हो गई तो यकीन मानिए, फिर तो वो स्पेशल डे भी बन जाएगा, है ना? खुशी वाला दिन भी बन जाएगा, पूरी जिंदगी यादगार रहेगा, है ना? तो इसलिए आ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एक बेहद जरूरी दिन, एक बेहद खास दिन, खुशी भरा दिन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो वो सारे मतलब इसी के होते हैं, आ रेड लेटर डे। तो आपके देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है एन इंपॉर्टेंट डे, यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, यानी कि एक बहुत बहुत खुशी भरा वाला दिन। अब खुशी तो होगी मेरे भाई, जब हाँ हो जाएगी तो खुशी तो होगी होगी, है ना? तुम्हें क्या, हमें भी हो जाएगी। उसके बाद वेरी स्पेशल डे। वेरी स्पेशल डे का मतलब होता है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। और वो महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि मेरे भाई हाँ हो चुकी है। क्योंकि मेरे भाई हाँ हो चुकी है, और वो बहुत बेहद जरूरी दिन बन गया है। ठीक है, आई होप आपको ये तरीका सही लगा होगा समझाने का। ठीक है, ये समझाने के तरीके होते हैं, वरना याद करने के लिए आपके सामने 1000 2000 इडियम्स फ्रेजेस हैं, कहां तक याद करोगे? है ना? हमारे दिमाग की एक क्षमता होती है, उस क्षमता तक पहुंचने के लिए थोड़े से हमें ट्रिक्स चाहिए होते हैं। और वो ट्रिक्स क्या होने चाहिए? वो थोड़े से ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए जिससे हमारा दिमाग जल्दी से कैच कर लेता है। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस समझाने वाला हूं। फेस द म्यूजिक। देखिए, फेस द म्यूजिक का अगर आप हिंदी मतलब निकालेंगे, इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, तो उसका मतलब होगा कि संगीत को फेस करना, संगीत से सामना करना। जबकि ये इसका हिडन मीनिंग नहीं है। हिडन मीनिंग तो ये है कि जो किया है उसका परिणाम भुगतना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही बेसुरा गा रहा है, एक व्यक्ति है जो बहुत ही बेसुरा गा रहा है, और सामने पब्लिक बैठी हुई है ना? वो यहाँ पे लगातार गा रहा है। वो नहीं है, मैं हूँ जियान, मैं हूँ जियान, है ना? वो जियान जो गाता था, और यहाँ पब्लिक बैठी रहती थी। तो वो पब्लिक बैठी हुई है बेचारी, उस पब्लिक को क्या पता था यार, इतने बेसुरा सिंगर भी मिल जाएगा। अब वो पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है, पब्लिक उसको सुन रही है। अब सुनने के बाद जब ये अपना गाना खत्म करता है, पब्लिक से पूछता है कि बताओ मैंने कैसा गाया, तो पब्लिक यहीं से चप्पल उठा के इसमें इतनी बजाती है, इतनी फेंक मारती है। तो यहीं से आप याद कर लीजिए कि जो इसने ये गंदा गाना गाया था ना, अब उसका परिणाम इसको भुगतने को मिल गया है। पब्लिक ने इसमें जूते, चप्पल, टमाटर सब फेंक के मारे। तो बस यहीं से याद कर लीजिए, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है कि जो आपने किया है उसका परिणाम भुगतना। जो आपने किया है उसका परिणाम भुगतना, यानी कि उस काम के लिए पनिश होना। गेट रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है कि उस काम के लिए आपको निंदा सहनी पड़ेगी। निंदा, निंदा का मतलब होता है कि जब किसी काम को डिसअप्रूवल मिल जाए। डिसअप्रूवल का मतलब कि वो काम किसी को पसंद नहीं आएगा, तो आपको निंदा तो झेलनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सेप्ट द ब्लेम, या अपनी गलती को मान लेना। भाई जाहिर सी बात है, अब तुमने गंदा गाना गाया तो मानना तो पड़ेगा कि तुमने गंदा गाया, तभी तो पब्लिक की तरफ से तुम्हें ये रिस्पॉन्स मिला है। तो इसलिए या तो पनिश होना, या आपकी निंदा करना, या ब्लेम को एक्सेप्ट करना। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है कि जो किया है वो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू स्मेल अ रेड। टू स्मेल अ रेड का जो हिडन मीनिंग है वो यहां पर है, दाल में कुछ काला होना।
दाल में कुछ काला होना, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे मुंह मियां मिट्टू बनते हैं ना, जिन्हें अपना काम करवाना होता है, वो जब अपना काम बनवाएंगे ना तो आपकी इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करेंगे, ओफो, उस वक्त ऐसा लगेगा आपको कि इस पूरे जमाने में सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो आपको अच्छी तरीके से पहचाना है। लेकिन यकीन मानिए, दाल में कुछ काला है, तभी वो आपकी इतनी तारीफ कर रहा है, वरना इतनी तारीफ और आज के जमाने में वो भी फ्री में मेरे भाई कहीं नहीं मिलती, है ना। तो इसका मतलब वो अगर आपकी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा है, दैट मीन्स दाल में कुछ काला है, इसका मतलब कुछ धोखा होने वाला है, या फिर वो कुछ षड्यंत्र रच रहा है। ट्रिक का मतलब क्या होगा? ट्रिक का मतलब होगा कुछ षड्यंत्र है। डिसीट का मतलब क्या होगा? कि कोई धोखे की तैयारी हो रही है ना, कोई धोखे की तैयारी हो रही है। डिसीट का मतलब धोखा होता है, ट्रिक का मतलब षड्यंत्र होता है। तो सस्पेक्ट अ डिसीट या फिर ट्रिक, यानी कि उस धोखे को, षड्यंत्र को पहचान लीजिए, क्योंकि दाल में कुछ काला है। वरना इतनी तारीफ, इतनी तो कभी घर वालों ने नहीं करी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक सांप जो घास में बैठा हुआ है, नहीं, मैंने बोला ना कि आपको इसके शब्दों के अर्थ पे नहीं जाना, इसके हिडन मीनिंग को देखना है। आई स्नेक इन द ग्रास, यानी कि ग्रास में एक सांप छुपा हुआ है। तो ग्रास में एक सांप छुपा हुआ है, इसका हिडन मीनिंग ये है कि आस्तीन का सांप होना, यानी कि गुप्त शत्रु। आप इसको ये भी कह सकते हैं, गुप्त शत्रु। एक ऐसा शत्रु, एक ऐसा दुश्मन जो दोस्त के भेष में होगा, यानी कि वो आपके साथ रहेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, सब कुछ आपके साथ करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बुरा सोचता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आस्तीन का सांप। तो उसके लिए हम हिंदी में तो आस्तीन का सांप बोलते हैं, और इंग्लिश में उस फ्रेज को बोला जाता है स्नेक इन द ग्रास। तो उसके लिए हम बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप होना, यानी कि आ सीक्रेट एनिमी, एक गुप्त शत्रु, या फिर डिसीटफुल पर्सन, यानी कि धोखा देने वाला व्यक्ति। जाहिर सी बात है, जो गुप्त शत्रु है वो आपका कभी साथ तो नहीं देने वाला। और ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, यकीन मानिए वास्तविक शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं ये गुप्त शत्रु, क्योंकि इन गुप्त शत्रुओं का हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, पता ही नहीं चलेगा। आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे कि इनसे ज्यादा आपसे दोस्ती किसी ने आज तक जीवन में करी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, अंदर ही अंदर ईर्ष्या भाव रखेंगे, जलन रखेंगे। तो ऐसे लोगों से बच पाना बड़ा बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इन आस्तीन के सांपों से बचना चाहिए, है ना, गुप्त शत्रुओं से हमेशा बचना चाहिए। कहते हैं कि शत्रु पाल लो, लेकिन गुप्त शत्रु कभी मत पालो, है ना। शत्रु उतना नुकसान नहीं करता जितना गुप्त शत्रु कर जाता। तो इसलिए इसके लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, जो वो है अ सीक्रेट एनिमी, यानी कि गुप्त शत्रु, या फिर डिसीटफुल पर्सन। डिसीट का मतलब अभी आपको बताया था धोखा, और डिसीटफुल का मतलब हो जाएगा धोखा देने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू टर्न अ डेफ ईयर, यानी कि कान पर जूना रेंगना। कान पर जूना रेंगने का मतलब होता है किसी बात को सुनकर अनसुनी कर देना, किसी बात को सुनकर अनसुनी कर देना। तो जब आप किसी बात को सुनकर अनसुनी कर देते हैं, तो उसके लिए हम जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो होता है टू टर्न अ डेफ ईयर। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा भाई, आप आपसे कोई बड़ा कुछ कह रहा है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे, सुनकर अनसुना कर रहे हो। तो इसका मतलब आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो, यानी कि आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हो। टू पे नो हीड, यानी कि आप उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे हो। वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे, आप अपने काम में लगे हुए हो, यानी कि आप उसकी बात को सुनकर अनसुना कर रहे हो। तो इसका मतलब नो हीड का मतलब क्या होता है कि आप उसकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हो, उसकी बात को अटेंडेंस नहीं दे रहे हो, मतलब उसकी बात को आप समझ ही नहीं रहे हो, है ना। और नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट का मतलब तो होता ही नजरअंदाज है। तो किसी चीज को जब नजरअंदाज करना हो, या किसी को कभी तवज्जो ना देनी हो, किसी की निंदा, मतलब किसी का डिसरिस्पेक्ट करना हो, अनादर करना हो, तो उस केस में आप क्या काम करते हैं? आप यही काम करते हैं कि आप कान पर जू ना रेंगना वाली बात, है ना। ऐसा होता है ना कि रिश्तेदार आएंगे, आपकी बुराई करने लगेंगे, तो आप उस बुराई को सुनोगे ही नहीं, आप सुनकर अनसुना कर दोगे। तो उस केस में रिश्तेदार को लगेगा भाई ये बड़ा डिसरिगार्ड करता है मेरे को, यानी कि ये बड़ा मेरा अनादर करता है। टू पे नो हीड, यानी कि मेरे को तवज्जो ही नहीं देता यार, मेरे को कुछ समझता ही नहीं है। या नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है कि यार ये तो मेरे को सुनकर भी अनसुना कर देता है ना। तो इन 5 फ्रेजेस का मतलब मैंने आपको समझाने की पूर्णता से कोशिश की है। आई होप आपको ये पांचों के पांचों समझ आ गए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, आइए अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो बहुत अचानक से हुई, यानी कि इसका आपको अंदाजा ही नहीं था। तो कोई घटना जब अचानक से होती है तो हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एक ऐसी घटना जो एकदम से अचानक से होगी, जिसका कभी कल्पना भी नहीं की थी, है ना। अनएक्सपेक्टेड सा एकदम से हो जाना। तो हम उसके लिए जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं उस फ्रेज को बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ ऐसा होना जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की गई हो, यानी कि कल्पना से परे कोई काम हो जाना, कल्पना से परे कोई काम होना।
कल्पना से परे यानी कि एक्सपेक्टेड ना होकर अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा और वो अचानक से हो जाएगा, है ना। जैसे होता है ना कि आपने क्या हुआ कि आपने लकी ड्रॉ खेला, सपोज करो, अब आपको अंदाजा ही नहीं था कि आप लकी ड्रॉ में जीत भी जाओगे, अगले दिन आपके फोन में मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं 1500 रुपए। तो मेरे भाई एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज होगी ना, आपने तो यहाँ पर सोचा कि शायद कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन आपके खाते में सुबह ही आपने उठ के देखा तो 1500 रुपए आ गए, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज होगी, है ना। और उसी जगह ये भी हो सकता है कि आपके खाते में 1500 रुपए आए थे और अगले दिन आपके खाते में वो 15 से के 1500 रुपए उड़ गए, है ना। क्यों उड़ गए? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि वो 1500 रुपए कहाँ गए, है ना। वो आपने रात रात में लकी ड्रॉ में हार ली। तो इस तरीके से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाना, कल्पना से किसी चीज का परे हो जाना, तो उसके लिए हम जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेज होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगले फ्रेज की तरफ आते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब मुझे ये बताओ, कॉक का मतलब मुर्गी या मुर्गा, बुल का मतलब बैल। मुर्गी और बैल का आपस में क्या मेल है? कुछ है मेल? मुर्गी और बैल का आपस में कोई मेल? भाई ये बकवास स्टोरी है, ये बकवास स्टोरी है। मुर्गी और बैल का तो कोई आपस में मेल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऊट पटांग बातें करना, यानी कि ऐसी बातें करना, बेन सैर पैर की बातें करना, बेकार की बातें करना, है ना, फालतू की बातें करना, हमारे उसमें बोलते हैं फालतू की बात। तो उसके लिए कहते हैं ना कोक एंड बुल स्टोरी। भाई ये यही आपस में मेल नहीं कर रही, कोक और बुली आपस में मेल नहीं कर रहा, मुर्गा और बैल, इसकी क्या आपस में क्या मेल होगा? कुछ भी मेल नहीं है ना। ना ताकत में मेल है, ना शरीर में मेल है, ना साइज में, ना शेप में। तो इसका मतलब है कि ऊटपटांग बातें, यानी कि ऐसी कहानी जो बड़ी बकवास हो। एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, बकवास। तो बकवास कहानी को बोलते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फ्रेज रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है एसएससी में। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, यानी कि बहुत तेजी से, बहुत तेजी से जब कोई काम ऐसा होगा जो बहुत तेजी से होगा, तो उस काम के लिए हम जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। यानी कि ही अर्न मनी बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि उसने बहुत तेजी से पैसे को कमा लिया। तो आप कहते हैं ना कि उसने बहुत तेजी से पैसे को कमा लिया, इसका मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि दिन दोगुना रात चौगुनी। ऐसे लोग होते हैं जो दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की कर जाते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलता कि वो कुछ दिन पहले कुछ और थे और कुछ दिन बाद उनकी तरक्की इतनी हाई स्काई पर होती है कि हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि भाई हुआ क्या रातों रात। तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं मुहावरा, हिंदी में तो हम ये करते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, यानी कि बहुत तेजी से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। इसका मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, टू बी अंडर द वेदर। देखिए, टू बी अंडर द वेदर यानी कि मौसम के अंदर आ जाना। मौसम के अंदर आने का हिडन मीनिंग पता है क्या है? कि जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा तो पक्का आप बीमार पड़ने वाले। कहते हैं ना कि जब मौसम चेंज होता है तो वायरल चलने लगता है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं सर्दी के बाद गर्मी कितनी एकदम से बढ़ने लगी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि वेदर चेंज हो रहा है। जब वेदर चेंज होता है तो इसका मतलब कि बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती है, वायरल स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए टू बी अंडर द वेदर का मतलब है मौसम के अंदर आ जाना, यानी कि बीमार पड़ जाना, यानी कि टू फील सिक और अनहेल्दी, यानी कि बहुत बीमार पड़ना या बिल्कुल भी हेल्दी ना रहना। तो उस केस में आप कहते हैं टू बी अंडर द वेदर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि ऐसा कोई काम जो बेहद मुश्किल हो, ऐसा कोई काम जो बेहद मुश्किल हो करना, उसके लिए हम इस मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, और अगर कोई काम बहुत ही आसान होगा तो आप उसके लिए कहते हैं इजी टू केक वॉक, इजी टू केक वॉक। अगर कोई काम बहुत आसान होता है तो उस आसान काम के लिए कहते हैं अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उसके लिए आप कह देते हैं इजी टू केक वॉक, ये तो मेरे भाई बहुत बाएं हाथ का खेल है मेरा। और अगर कोई काम बेहद मुश्किल काम होता है तो उसके लिए आप कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बेहद मुश्किल काम है भाई, मेरे क्या तुम्हारे भी बस की नहीं है, किसी से भी नहीं होगा ये। तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, यानी कि एक ऐसा टास्क जो बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों भी समझ आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट फाइव की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ने का मतलब है एक कमरे में दो व्यक्ति बैठे और बहुत देर से बैठे, बहुत देर से बैठे, ना ये कुछ बोल रहा ना ये कुछ बोल रहा, है ना, बहुत देर हो गई इन्हें बैठे हुए। अब क्या होता है कि अब किसी एक को तो बोलना पड़ेगा मेरे भाई, अगर बातचीत स्टार्ट करनी है तो दोनों में से किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी। तो जब ये जोन सा भी पहल करेगा
तो उस केस में आप ये कहेंगे कि चलो किसी ने तो चुप्पी तोड़ी, तो इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस। यानी कि जहां भी कोई व्यक्ति चुप बैठा हो और एकदम चुप होकर वो कुछ बोलेगा तो दैट मीन्स वो ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ेगा। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कि किसी बात को स्टार्ट करना या किसी भी बातचीत को प्रारंभ करना, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो दूध गिर गया है उस पर रोना। अरे मेरे भाई, जो दूध गिर गया उस पर रोकर अब होगा क्या? अब जाहिर सी बात है, गिरे हुए दूध को तो आप पिएंगे नहीं, तो इसका मतलब वो तो व्यर्थ में गया। तो दैट मीन्स यही इसका हिडन मीनिंग है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई, ये पछताकर होगा क्या? जब ये दूध ही जमीन पर गिर गया तो पछताने से क्या फायदा? अब तो ये वैसे भी पीने योग्य नहीं रहेगा, आपके तो पीने योग्य रही नहीं रहेगा। अब तो ये आपको अपने डॉग या अपने पेट को देना होगा। दैट मीन्स ऐसे काम के लिए पछताना जिस काम पर व्यर्थ ही आप पछता रहे हैं, क्योंकि अब पछताकर होगा ही क्या, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं कितना ही बोलता रहूंगा आधे मानेंगे नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि एसएससी ने मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चंस पूछे हैं और ये बहुत बार आए हैं। लेकिन आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप सीजीएल देकर और वहां पर इन क्वेश्चंस को नहीं देख लेंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा क्रैश ओवर स्पिल्ट मिल्क, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस केस में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसी चीजों पर पछताना जिसको आप कभी भी सही नहीं कर सकते, तो उसके लिए पछताने पर हम जिस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में वो होता है पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। और याद करने का तरीका वही है भाई, जब दूध गिर गया तो अब उस पर रोकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिग्रेट करने से अब कोई फायदा नहीं है, वो चीज अब सही नहीं होने वाली, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ, आप क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी कि किसी चीज से बहुत बाल बाल बचना, उसको कहते हैं क्लोज शेव। यानी कि अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि किसी खतरनाक चीज से बहुत बाल बाल बच जाना। किसी खतरनाक चीज से बहुत बाल बाल बच जाना कहलाता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉल इट अ डे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाना। यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाते हैं, यानी कि किसी छोड़ छाड़ कर वापस जाने का मतलब होता है कि वो किसी काम को बड़े उत्साह से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब नहीं होगा तो वो गिव अप कर देंगे, उस काम को करना बंद कर देंगे। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कॉल इट अ डे। या आप ये भी कह सकते हैं मोह माया त्याग देना, यानी कि संन्यास ले लेना। संन्यास ले लेना, अब यहाँ पर संन्यास लेने का मतलब वो नहीं है। संन्यास लेने का मतलब है कि जो आप कर रहे हो सबको आपने त्याग दिया, छोड़ दिया सब, है ना। कोई व्यक्ति है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो एक बार फेल होने पर उसको लगा अब मेरे बस की नहीं है, तो उसने त्याग दिया, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अरे एक बार फेल होने का मतलब ये थोड़ी कि अब आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। अरे फेल तो आप इसलिए हुए क्योंकि आपको सीखने को उससे ज्यादा मिलेगा जो पहली बार में पास हो गया। यकीन मानिए, जो पहली बार में पास हो गया उससे ज्यादा जान जो नॉलेज होगी ना वो उसके पास होगी जो एक दो बार फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है, क्योंकि उसने हर साल का कंपटीशन देखा और उसने इससे ज्यादा तैयारी करी। इसलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए, कभी भी हार मत मानिए। हार तो आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हारते तो बुजदिल हैं, है ना, हारते तो बुजदिल हैं। इसलिए किसी भी काम को गिव अप कर देना या किसी भी चलते हुए काम को स्टॉप कर देना, उसके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे यानी कि एक वैसा दिन जो ऐसा है जिस पर हमने सब कुछ त्याग दिया था, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे, है ना। उस दिन को याद करना। अगला है आपके सामने अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स, देखिए डार्क का मतलब हो गया अंधेरा, बहुत अंधेरा, और घोड़े से मतलब है यहाँ पर उस रुस्तम की बात करना है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये कब इस रेस में था, और वो अनएक्सपेक्टेड विनर होगा। यानी कि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे और आप एकदम आपकी आंखों के आगे कुछ इस तरीके से ऐसा लगने लगेगा जैसे सब कुछ सपना सा है, यार इसके बारे में तो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी और ये जीत गया। तो अनएक्सपेक्टेड जो विनर होता है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डार्क हॉर्स, है ना। भाई ऐसा होता है ना, चार दोस्त होंगे, अब इसमें एक दोस्त ऐसा होगा जो स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर होगा, लेकिन यकीन मानना जो पढ़ाई में कमजोर होता है ना स्कूल टाइम में, उसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। यही वो व्यक्ति होते हैं जो जीवन में सबसे पहले कामयाब हो जाते हैं। तो यानी कि अब ये जो तीन दोस्त हैं, ये दिन रात मेहनत करते थे, ये स्कूल में हमेशा टॉप पर आते थे, फर्स्ट पर आते थे, लेकिन जैसे ये कंपटीशन की लाइन में आए, इन तीन का नंबर आने से पहले इस वाले का नंबर पहले आ गया। अब इन तीनों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा झटका था। तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे अब भाई ये तो छुपा रुस्तम निकला, यानी कि डार्क हॉर्स निकला, यानी कि ये तो अनएक्सपेक्टेड विनर है भाई, ये तो ऐसा विजेता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसी तरीके के लिए हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं अ डार्क हॉर्स। आई होप आपको ये पांचों के पांचों समझ आ गए होंगे। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीस द पाम। देखिए पाम का मतलब क्या होता है? पाम का मतलब होता है हथेली। अब हथेली पे ग्रीस थोड़ी लगाना है। ग्रीस द पाम आपने कहा है ना, आपने सुना होगा जब आप किसी दफ्तर में जाएंगे तो आपने दफ्तरों में सुना है यहाँ हो जाएगा ये काम, 200 लगेंगे, 300 लगेंगे, 400 लगेंगे, 500 लगेंगे। तो इस तरीके से यानी कि जो रिश्वत लेते हैं ना, रिश्वत लेने को कहा जाता है ग्रीस द पाम। कहते हैं ना हथेली गरम कर दो, ग्रीस द पाम का मतलब होता है हथेली गरम कर दो। अब हथेली गरम करने का मतलब ये नहीं आप जलता हुआ कोयला उसके हाथ पर रख दोगे, नहीं जी। हथेली गरम का मतलब, क्योंकि पैसे में बहुत गर्मी है मेरे भाई, पैसे में बहुत गर्मी है, तो पैसे में जो आपके बहुत गर्मी है ना, इसे ही कहते हैं ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। ठीक है, ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहाँ पर रिश्वत देने की बात बता रहा हूँ, मेरे पेटीएम में पैसे आ गए। ठीक है, लेकिन वो वैसे नहीं है, वो हमारी फीस के पैसे हैं। चलिए, ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? किसी को रिश्वत देना। तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं ब्राइब। ब्राइब का मतलब क्या होता है? ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। क्या होता है? रिश्वत, है ना। और इसी रिश्वत की वजह से हमारा करप्शन कभी खत्म नहीं होता और उन लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती वास्तविकता में जो मदद के हकदार हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एड फ्यूल टू फायर। देखिए फ्यूल टू फायर यानी कि आग में और फ्यूल डाल देना, तो उससे तो आग और भड़क जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है? आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब ये नहीं कि आप हवन करेंगे, अब नहीं। फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि आग तो लगी रही थी, आग तो लगी रही थी, इस आग में आपने और फ्यूल डाल दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे और आग तेज हो गई। तो इसका मतलब होता है कि दो लोग आपस में झगड़ रहे थे और तीसरा आदमी यहां पर आया और तीसरा आदमी बोला अच्छा इसने तुझे ये कहती, मार मार इसे, मैं हूं तेरे साथ, मार। तो क्या होगा? जो पहले लड़ाई नहीं होती ना, इसने उस लड़ाई को और ज्यादा भड़का दिया, यानी कि चीजों को और ज्यादा खराब कर देना। मेकिंग थिंग्स मोर वर्स। वर्स का मतलब होता है खराब, यानी कि चीजों को और भी ज्यादा खराब कर देना कहलाता है एड फ्यूल टू फायर, यानी कि लड़ाई झगड़े के लिए बेसिकली आपका इस्तेमाल होता है। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि एक ऐसा सौदा जिसमें आर्म और लेग दोनों की दोनों लग जाएं। आर्म और लेग का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हमें पांव और जो है अपने हाथों को दाव पर लगा देना, नहीं जी। आर्म और लेग का मतलब होता है कि हाथों से भी मेहनत लगेगी और पैरों से भी मेहनत लगेगी, यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी, एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी है, यानी कि हमारी उतनी सैलरी नहीं है, यानी कि हमारी उतनी चादर नहीं है, लेकिन हमें पैर उससे बाहर तक अगर निकालने पड़ जाए तो इसका मतलब बहुत ही महंगा सौदा हो गया। दैट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। दैट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगी चीज को कहा जाता है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, यानी कि इस चीज को खरीदने में बहुत 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 ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो यानी कि हमें एड़ी चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ जाए, कहते हैं ना एड़ी चोटी तक का जोड़ लगा देना, यानी कि बहुत महंगे सौदे को आप करने जा रहे हैं। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वेरी एक्सपेंसिव और फ्रेज होता है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। 19 क्वेश्चन है, स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है कि यार पत्थर भर की तो दूरी है, मील भर की तो दूरी है, कहते हैं ना मील भर की तो दूरी है, मील भर। तो इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी दूर पे ही तो है, थोड़ी सी दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टोन्स थ्रो अवे। तो इसको कहेंगे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी ऐसी वीडियो आपके सामने 4 और आएंगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही कश्ती के सवार होना, यानी कि ऐसे आपने दो लोग सुने होंगे ना कि इसके साथ जो प्रॉब्लम गुजर रही होगी ना, जिस परेशानी से ये गुजर रहा होगा, सेम ऐसा ही एक व्यक्ति और होगा जो इसी परेशानी से गुजर रहा होगा। तो कहते हैं ना भाई जो हाल तेरा है ना वही हाल मेरा है, तो जो हाल तेरा वही हाल मेरा, यानी कि सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही कश्ती के सवार होना, यानी कि बी इन द सेम सिचुएशन, एक ही स्थिति में होना, एक ही स्थिति में दो लोगों का होना कहलाता है सेलिंग इन द सेम बोट। तो आज का हमारा 21 क्वेश्चन है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, यानी कि हर एक एफर्ट करना किसी चीज को पाने में, किसी चीज को अचीव करने में जो कंप्लीट एफर्ट लगता है, उसके लिए हम जिस ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम है बेंड ओवर बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेक एवरी एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना कहलाता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अगला है कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है सीधा मुद्दे की बात पर आना, यानी कि घुमा फिराकर कोई भी बात ना करना, जो भी बात करनी है वो कम टू द स्ट्रेट पॉइंट, आप सीधा मुद्दे की बात पर आ जाइए। तो मुद्दे पर आना कहलाता है कट टू द चेस, यानी कि कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट यानी कि बातों को घुमा फिराकर ना कहना, सीधा मुद्दे की बात को कहना कहलाता है कट टू द चेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड। देखिए गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है कोई ऐसी चीज जो बेकाबू हो जाना,
यानी कि जो आपके हाथ में नहीं हो, भाई जो आपके हाथ में नहीं होगा वो चीज आपसे बेकाबू हो जाएगी। दैट मींस कि गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कि किसी चीज का बेकाबू होना। तो यानी कि जो चीज अनकंट्रोलेबल हो जाए, जिस पर हमारा कंट्रोल ही ना रहे, उसके लिए हम जिस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम है गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि बेकाबू होना। अगला है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। एवरी पाई का मतलब है कि हर किसी एक्टिविटी में अपना क्या कर देना, अपना हाथ होना। कहने का मतलब है कि एक से अधिक काम में लिप्त रहना, यानी कि आपने कोई एक काम यहां पर करा और यहां पर भी पैरेलल दूसरा काम कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, यानी कि एक से ज्यादा कामों में लिप्त होना कहलाता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। क्या कहलाता है? हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि हर एक उंगली व्यस्त है किसी ना किसी काम में। तो इसलिए इसके लिए हम जो इडियम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि टू बी इन्वॉल्व्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हॉब्सन चॉइस। देखिए हॉब्सन चॉइस ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। हॉब्सन चॉइस जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी विकल्प ना होना। कोई भी विकल्प ना होना कहलाता है हॉब्सन चॉइस, यानी कि नो अल्टरनेटिव। नो अल्टरनेटिव या फिर नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प ही ना बचना या कोई विकल्प ना होना कहलाता है हॉब्सन चॉइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने तकरीबन 14 से 15 बार ये रिपीट किया है। 14 से 15 बार ये वाला आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस एट ऑल, कोई भी विकल्प नहीं होना। ठीक है, आइए अगले 5 क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ पीस ऑफ केक। देखिए पीस ऑफ केक का मतलब होता है, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? आसान काम। क्या होता है? आसान काम। मैंने आपको एक ईडियम और बताया था, अ हार्ड नट टू क्रैक। याद कीजिए पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई ऐसा काम जो बहुत ही कठिन है करना। मैंने तभी आपसे कहा था कि जो काम होना कठिन होता है करने के लिए, उसके लिए हम जिस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं वो मुहावरा होता है हार्ड नट टू क्रैक। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो बहुत ही सरल काम है, जिसको हर कोई कर सकता है, जो बहुत ही आसान काम है, उसके लिए हम जिस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक क्या होता है? अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, कोई बहुत ही आसान काम होना, सरल काम होना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन। इंपोर्टेंट है, इसे भी एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी, यानी कि किसी भी चीज से दुश्मनी हो जाना। किसी भी व्यक्ति की जब दुश्मनी हो जाती है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेज है एट डैगर्स ड्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा? या तो एनिमी, एनिमी का मतलब क्या होता है? शत्रु, और होस्टाइल का मतलब भी क्या होता है? शत्रु। देखिए इस होस्टाइल वर्ड को भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि एक बार एसएससी ने यह भी पूछा हुआ है कि जो फ्रेंडली होता है, जो फ्रेंडली होता है, बताइए इसका एंटोनियम क्या होता है। ये एक बार आया था सवाल कि फ्रेंडली का एंटोनियम क्या होता है, और ये आपसे पूछा गया था 2020 वाले सीजीएल में जो 21 में हुआ था। उसमें एक शिफ्ट में था कि फ्रेंडली का एंटोनियम क्या होगा, और उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें से एक ऑप्शन होस्टाइल था। तो आप याद रख लीजिए जो होस्टाइल होता है, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। और फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती वाला नेचर। तो होस्टाइल का मतलब दुश्मनी और फ्रेंडली का मतलब दोस्ती, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। तो होस्टाइल इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एंटोनियम और सिनोनियम में भी पूछा गया जाता है। ठीक है, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। क्या होता है एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब? दुश्मनी। दुश्मनी को क्या बोलेंगे हम? या तो एनिमी, हॉस्टाइल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन ओपन बुक। देखिए ये तो बिल्कुल सरल है, ये फ्रेज तो आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा। इसका आपको शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना, मतलब इसका हिडन मीनिंग आपको समझना है। एन ओपन बुक का मतलब होता है जिस तरह से किताब सबके सामने ओपन है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। भाई ओपन बुक को तो कोई भी पढ़ सकता है। इसी प्रकार से ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दिल में कोई रहस्य ही ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी के लिए समान है, जिसके मन में कोई भी रहस्य ना हो, उसके लिए बोलते हैं ओपन बुक। और एक हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, खुली किताब। हम हिंदी में कहावत कहते हैं ना उसके लिए कि ये खुली किताब है। क्या है? ये खुली किताब है। तो हम उसको बोलते हैं ना कि ये खुली किताब है। किताब, किताब क्या है? खुली किताब। तो इसका मतलब होता है इन ओपन बुक का मतलब होता है नो सीक्रेट, किसी भी वो व्यक्ति जिसके मन में कोई भी रहस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बर्ड्स आई व्यू। देखिए अब पक्षी की आंखों की तरह दिखने वाला दृश्य। अब पक्षी कहां उड़ता है? आसमान में। पक्षी कहां उड़ता है? आसमान में। आसमान से ऊपर की तरफ पक्षी ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, यानी कि ऐसा कोई दृश्य जो ऊंचाई से देखा जाए। ऐसा कोई दृश्य जो ऊंचाई से देखा जाए, तो हम कहेंगे ऊंचाई से दिखने वाला विस्तृत दृश्य कहलाता है अ बर्ड्स आई व्यू। क्या कहलाता है? अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि व्यू फ्रॉम अबव, ऊंचाई से किसी चीज को देखना।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, टू टेक वंस हेड ऑफ। टू टेक्स वंस हेड ऑफ होता है ना कि जब हमें किसी की प्रशंसा करनी होती है कि साहब आपसे बढ़िया तो कोई भी नहीं है, तो टोपी उतार कर उसको एडमायर करते हैं नीचे की तरफ झुक के, है ना। तो उसको बोलते हैं टू टेक वंस हेड ऑफ, यानी कि किसी को देखने के बाद अपनी टोपी उतार कर उसके चरणों में रख देना। दैट मीन्स उसकी प्रशंसा करना। क्या करना? किसी की प्रशंसा करना, यानी कि एडमायर करना। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए जो हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो होता है टू टेक वंस हेड ऑफ। क्या कहते हैं? टू टेक्स वन हेड ऑफ। ठीक है, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए अगले 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बिल्ड कैशल्स इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, खुली आंखों से सपने देखता है, यानी कि हवा हवा में ही सपने देखता है कि मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, लेकिन वास्तविकता में वो कहीं नहीं होता। तो उसको बोलते हैं कि हवा हवा में ख्याल बना लेना, यानी कि बिल्ड कैशल्स इन एयर, यानी कि हवा में महल बना लेना। कहते हैं ना, हवा में महल बनाता है, हवाई किले बनाता है, सिर्फ और सिर्फ बात करता है ना, बोलते हैं ना इस वाली बात को। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इंपॉर्टेंट ईडियम है ये आपका। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो ओल्ड वर्ड यहां पर आया है। ओल्ड का मतलब है कि किसी ओल्ड चीज की चिप होना, यानी कि उसी की कॉपी होना, और बाप की कॉपी कौन होता है? बेटा। तो कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, यानी कि वैसा ही काम करना जैसे पिता करते हैं। तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। यार ये तो वैसे ही कॉपी है जैसे इसके पिता, है ना। तो उसके लिए हम जो ईडियम इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में तो हम ये बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्लिश हील। इसको बोलते हैं एक्लिश हील। एक्लिश हील का मतलब होता है कमजोरी। क्या होता है? कमजोरी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, एक्लिश हील। इसका मतलब होता है कमजोरी, यानी कि वीकनेस पॉइंट। किसी की कमजोरी होना, किसी का वीकनेस पॉइंट होना कहलाता है एक्लिश हील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिट ऑन दी फेंस। भाई फेंस क्या होती है? फेंस आपने देखी होगी, जब हम किसी की फेंसिंग करते हैं तो उसके चारों तरफ हम तारों का एक झुंड तैयार कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। बॉर्डर पे आपने देखी होगी फेंसिंग हुई हुई। जब कोई देश अपने बॉर्डर को सिक्योर करता है तो उसके चारों तरफ फेंसिंग कर देता है ना, अपने बॉर्डर पे फेंसिंग कर देता है। फेंसिंग क्या होती है? फेंसिंग तारों का घेरा होता है, नुकीले तारों का घेरा। तो जब नुकीले तारों का घेरा, यानी कि सिट ऑन द फेंस, अब इन नुकीले तारों पर अगर आप बैठेंगे दैट मींस आप किसी परेशानी में फंस चुके हैं। तो इसका मतलब है सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना, यानी कि होल्टिंग। होल्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी दुविधा में हो। होल्टिंग का मतलब याद रख लीजिए, होल्टिंग का मतलब है दुविधा, है ना। ऐसी स्थिति हमारे पास कई बार आ जाती है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें ये रास्ता चुनना है या ये वाला चुनना है। तो इस तरह की दुविधा को बोलते हैं होल्टिंग। क्या बोलते हैं? होल्टिंग ओपिनियन। क्या बोलते हैं? होल्टिंग ओपिनियन, यानी कि अपनी ही सूझबूझ में अटक जाना, यानी कि हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं। तो दुविधा होना यानी कि सिट ऑन द फेंस। तो होल्डिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, दो ओपिनियंस के बीच में दुविधा में आ जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, टू पुल वंस लेग। टू पुल वंस लेग, यानी कि किसी की टांग खिंचाई करना। अब टांग खिंचाई का मतलब क्या होता है? टांग खिंचाई का मतलब होता है किसी के मजे लेना। दोस्तों में हम सभी ने ये काम किया है कि कोई हमारा दोस्तों में एक सेंटर होता था, एक ऐसा दोस्त होता था जिसकी हम बहुत ज्यादा टांग खिंचाई करते थे, है ना। हम उसको बहुत चिढ़ाते थे, बहुत किलसाते थे। तो हम उसको क्या करते थे? हम उसकी लेग को पुल करते थे, यानी कि टू पुल वंस लेग, यानी कि हम उसकी टांग वैसे नहीं खींचते थे। इसका मतलब है कि हम उसकी जो टांग खींचते थे वो मजाक के थ्रू खींचते थे, यानी कि किसी का व्यक्ति का मजाक बनाना, किसी व्यक्ति पर जोक बनाना, मजाक करना, उसको बोलते हैं टू पुल वंस लेग, किसी की टांग खिंचाई करना। आई होप आपको ये भी समझ आ गए होंगे। आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला हमारे पास आ जाता है, टू पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ ही रहना, यानी कि सहन करना। भाई टू पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी की साथ रहना या किसी चीज को सहन करना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है, अब यहां पर मिस द बोट का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे, यानी कि नाव का गवा देना। अब नाव का गवाने का मतलब है कि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना था, आपको यहां से यहां जाना था, लेकिन वो आखिरी नाव थी जिसको आपने गवा दिया। दैट मींस आपने वो अपॉर्चुनिटी गवा दी, यहां से यहां आने की आपने अपॉर्चुनिटी गवा दी। बस इसी का मतलब यही है कि मिस द बोट का मतलब होता है किसी के लिए मौका गवा देना, किसी चीज का मौका गवा देना, यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या करना? मौका गवा देना कहलाता है मिस द बोट। ठीक है, अगले पर आते हैं ऑफ एंड ऑन।
अच्छा अच्छा, ये आपका ईडीएम है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, है ना? क्या होता है? कभी कभी, यानी कि ऐसी चीज जो कभी कभी होती है, यानी कि ओकेशनली। ओकेशनली का मतलब भी ये तो होता है कि ऐसी कोई चीज जो कभी कभी होती हो। ऐसी पीरियोडिकली, यानी कि ऐसी कोई चीज जो कभी कभी होती हो। ऐसे ही समटाइम्स, ऐसे क्या होता है? समटाइम्स। तो इन तीनों का मतलब ही होता है कभी कभी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेड इन स्पीच। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेड इन स्पीच। मेड इन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। मेड इन स्पीच का मतलब क्या होता है? पहला भाषण, यानी कि फर्स्ट स्पीच। जब किसी की फर्स्ट स्पीच होती है तो उसको हम बोलते हैं ये इसकी मेड इन स्पीच है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है इन द नेक ऑफ टाइम। नेक ऑफ टाइम का मतलब होता है सही समय पर, यानी कि ऐसा कोई काम करना जो सही समय पर किया गया हो, उसको बोलते हैं इन द नेक ऑफ टाइम, यानी कि जस्ट इन टाइम। समय के अंदर अंदर उस काम को कर लिया गया है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है? समय के अंदर अंदर काम को कर लेना, यानी कि इन द नेक ऑफ टाइम। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। हमारा आज का क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो बहुत ही बेहतरीन हो। अब बेहतरीन कैसी? बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है दोनों दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज को हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इडियम्स में शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाते, हम हमेशा हिडन मीनिंग में जाते हैं। आप इसका हिडन मीनिंग देखिए, कह रहा है कि किसी चीज में बेस्ट, यानी कि दैट मींस दोनों हाथों में लड्डू होना। अब दोनों वर्ड आपको यहीं से पता चल जाएगा भी बोथ। आप जानते हैं कि ये जो बोथ वर्ड आता है ये हमेशा दो लोगों के लिए ही आता है ना? दो लोगों के लिए आता है बोथ हमेशा। तो बोथ का मतलब है दो। जाहिर सी बात है बेस्ट चीज होना दोनों वर्ल्ड्स में, तो दोनों वर्ल्ड्स की बात यहां पर क्या होगी कि दोनों हाथों में लड्डू होना। क्या होगा? दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी कि ऑल द एडवांटेजेस, हर तरफ से अगर फायदा ही फायदा होने लगेगा तो हम कहेंगे कि दोनों हाथों में इसके लड्डू हैं, कि इस हाथ से भी इसको फायदा हो रहा है और इस वाले हाथ से भी इसको फायदा हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है लीव्स यू इन द लर्च। लीव्स यू इन द लर्च का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना। बीच मझधार में छोड़ देना मतलब कि ऐसी कंडीशन में छोड़ देना जिस कंडीशन में व्यक्ति के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, कोई हेल्पलेस कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो उसके लिए जो हम ईडियम बोलते हैं वो ईडियम होता है लीव्स यू इन द लर्च, यानी कि लीव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन। किसी भी व्यक्ति को हेल्पलेस कंडीशन में अगर छोड़ देते हैं तो उसके लिए जो मुहावरा है वो मुहावरा क्या है? लीव्स यू इन द लर्च। ठीक है। कैच रेड हैंडेड। देखिए कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है कि रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ना यानी कि कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। किसी को क्राइम करते हुए अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसके लिए जो हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं वो ईडीएम होता है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या होगा? कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हाथ से मुंह की तरफ जाकर जीना, इसका मतलब होता है कि जैसे तैसे गुजर बसर करना। जैसे तैसे गुजर बसर करना, यानी कि कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, यानी कि जो भी उसने थोड़ा बहुत जो भी दिन में कमाया है उसी को वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। दैट मींस वो जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है ना? क्या कर रहा है? या आप ये भी कह सकते हैं हार्डली सर्वाइव, है ना? हार्डली सर्वाइव भी कह सकते हैं हम इसको, कि हार्डली सर्वाइव कर रहा है। भाई जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा है, यानी कि बस उतना ही आ पा रहा है जितने में वो गुजर बसर कर पाए, है ना? ना पेट भर रहा है ना तन पर कोई कपड़ा मिल रहा है, तो उसके लिए बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजर बसर करना, कि बस चल रहा है काम जैसे भी चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब होता है विस्तार से। विस्तार का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। विस्तार से मतलब क्या हो गया? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना किसी चीज को, तो उसके लिए हम जो ईडियम इस्तेमाल करते हैं वो इन अ नटशेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ईडियम है। ठीक है। ये आपका सीपीओ में भी पूछा हुआ है और जीडी में भी आया था, तो इसलिए इसको बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा कि इन अ नटशेल का मतलब होता है विस्तार से, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। दैट मींस एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? विस्तार से किसी चीज को बताना। भाई एक तो होती है एक्सप्लेनेशन शॉर्ट, एक तो एक्सप्लेनेशन होती है शॉर्ट यानी कि उसको कम से कम शब्दों में बता देना, और एक होती है ब्रीफ में। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा शब्दों में, यानी कि विस्तार से किसी बात को समझाना। जैसे मैं आपको जो समझा रहा हूं वो किस में समझा रहा हूं? ब्रीफ में समझा रहा हूं। दैट मींस आप कह सकते हैं कि आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ नटशेल, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक विस्तार पूर्वक, है ना? तो आप कह सकते हैं। तो इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है? विस्तार से। क्या होता है? विस्तार से। ठीक है। आइए अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले 5 क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है
काउच पोटैटो, काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? काउच पोटैटो का मतलब होता है, आपने देखा होगा आलू मोटा होता है ना, टोकरी में एक तरफ पड़ा हुआ होता है। तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि काउच पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आलस में भरा हुआ हो, या आलसी व्यक्ति को कहा जाता है काउच पोटैटो। क्या कहा जाता है? काउच पोटैटो, यानी कि अ लेजी पर्सन, जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसको कहा जाता है काउच पोटैटो। अगला आता है टू जंप ऑन दी बैंड वैगन। टू जंप ऑन दी बैंड वैगन का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है कि किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना जो अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में क्या होने वाली थी? सक्सेस होने वाली थी। जैसे अभी आपने देखा होगा बिटकॉइन, है ना भाई, बिटकॉइन में जिसने आज से पहले 4-5 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो उसने अगर 200 रुपए के भी उसने शेयर खरीदे होंगे, तो आज आप जानते हैं कि उस शेयर की कीमत जो है वो 50,000 के आसपास जा चुकी है। तो दैट मीन्स उसने उस वक्त बहती गंगा में हाथ धो दिए, जिसका फायदा उसको आगे जाके मिल ही गया। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी कि किसी पॉपुलर ट्रेंड्स को फॉलो कर लेना। अगला आता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति। अबव, अबव यानी कि जो सबसे ऊपर होगा, और सबसे ऊपर केवल वही होता है जो सच की राह पर होता है ना, जो सच की राह पर होगा वही सभी के दिलों में, सभी की आंखों में सदैव ऊपर रहेगा। तो दैट मींस ईमानदार व्यक्ति। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति, यानी कि ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि ऑनेस्ट पर्सन। अगला है एन आयरन विल। आयरन विल, देखिए विल का मतलब ही होता है संकल्प, और आयरन यानी कि लोहा। अब लोहा सख्त होता है, तो यानी कि ऐसा संकल्प जो बहुत ही क्या हो? दृढ़ हो। संकल्प ऐसा जो अटल है, यानी कि जिसको टाला ना जा सके। दैट मींस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब ही होता है संकल्प। क्या होता है डिटर्मिनेशन का मतलब? संकल्प, यानी कि जो ठान लिया वो करके मानेंगे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड लगा देंगे, दैट मींस अब तो आप 100% उस काम को करे बिना ही नहीं मानेंगे। तो उसके लिए बोलते हैं आयरन विल, यानी कि एक ऐसा संकल्प जो अपने आप में दृढ़ है, जो अटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाइट द डस्ट। बाइट मतलब होता है काटना, डस्ट मतलब धूल, यानी कि धूल को काटना नहीं है। आप इसका हिडन मीनिंग देखिए, धूल काटना नहीं, बाइट का मतलब है धूल चाटना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग जो होगा, यानी कि हिडन मीनिंग जो होगा, बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चाटना। और आदमी जब धूल चाटता है कब चाटता है? जब चाटता है जब वो उसको क्या फेस करनी पड़ जाए? हार फेस करनी पड़ जाए। सफर आर डिफीट, अगर वो व्यक्ति हार जाएगा, अगर वो व्यक्ति हार जाएगा, दैट मींस आप कहेंगे कि इसने धूल चाट ली। भाई दो पहलवान अगर आपस में लड़ रहे हैं और एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को धूल चटा दी, तो आप यही तो कहेंगे कि इस पहलवान को धूल चटा दी। दैट मींस बाइट द डस्ट, यानी कि इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल चाटना या सफर आ डिफीट। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिट द नेल ऑन दी हेड। हिट द नेल ऑन दी हेड। भाई नेल का मतलब हो गया कील, और हेड का मतलब हो गया सर, यानी कि कील को सर पर ठोकना। इसका मतलब क्या होता है? सटीक जवाब देना। इसका मतलब होता है सटीक जवाब देना, यानी कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत ही जवाब दे देना, या वो बात कह देना जो अपने आप में 100% ट्रू है। तो यानी कि समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि बिल्कुल सटीक जवाब देना, बिल्कुल राइट बात कह देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन दी हेड। अब जो भी सही बात होगी, जो भी वास्तविक बात होगी, जो भी ट्रूथ होगा, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में सीधा जाके गहन कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब होता है सटीक जवाब देना, और जब सटीक जवाब होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जाकर सेट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है डाइट इन हार्नेस। डाइट का मतलब तो मरना ही है, और हार्नेस का मतलब क्या है? यानी कि सेवा में रहते हुए मरना, यानी कि मृत्यु हो जाना। जब आप किसी पोस्ट पर वर्किंग में है, उस दौरान आपकी मृत्यु हो जाना, तो उसको कहलाता है डाइट इन हार्नेस, यानी कि डाइट वाइल वर्किंग, काम करते में मृत्यु हो जाना कहलाती है डाइट इन हार्नेस। अगला क्वेश्चन है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना। क्या करना? जानबूझकर नजरअंदाज करना, तो उसको बोलते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, है ना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब देखो, अगर खाली शोल्डर होता है, गिव समवन द शोल्डर, दैट मींस आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप उसको सहारा देना चाहते हो, कहते हैं ना कंधे से कंधे मिलाकर, तब तो होता। लेकिन अगर ये कोल्ड वर्ड आ जाए, कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा, यानी कि अब ठंडे का मतलब क्या होता है? ठंडे का मतलब नेगेटिव सेंस ही होगी। तो नेगेटिव सेंस क्या होगी? यानी कि यहाँ पर हमें शोल्डर लगाने नहीं, बल्कि उससे शोल्डर को हटाना है, दैट मींस उसको नजरअंदाज करना। तो यानी कि जानबूझकर नजरअंदाज करना कहलाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। डेलिबरेटली इग्नोर समवन। देखिए डेलिबरेटली इस शब्द को याद कर लीजिए, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में भी देखने को मिलेगा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर, इसको बोलते हैं डेलिबरेटली। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। इग्नोर का मतलब किसी को क्या कर देना? इग्नोर कर देना। तो समवन यानी कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना कहलाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अगला आता है इन द गुड बुक्स।
गुड बुक्स का मतलब होता है कि अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आप अच्छी वीडियो देखेंगे जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आप ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें सटीक के सटीक आपको क्वेश्चन मिल जाए तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यानी कि जो ये गुड बुक्स हैं, गुड बुक्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसी बात जो आपके पक्ष में हो जाए उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स। यानी कि हमने अच्छी किताबों से पढ़ा और हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया, दैट मींस वो आपके पक्ष में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने अच्छी किताबें पढ़ी थी। तो पक्ष में होना यानी कि इन फेवर में, ठीक है, किसी बात का आपके पक्ष में होना या किसी इंसान का आपके पक्ष में होना। अगला है पुल अ लॉन्ग फेस। देखिए हमने एक ईडियम पढ़ा था, पुल अ लेग पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था टांग खिंचाई करना। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था किसी की टांग खिंचाई करना, यानी कि किसी का मजाक बनाना, यही होता था इसका मतलब, टांग खिंचाई करना। ऐसी पुल अ लॉन्ग फेस। अब लॉन्ग का मतलब बड़ा और फेस का मतलब मुंह, यानी कि बड़ा मुंह। बड़ा मुंह कब हो जाता है? जब किसी व्यक्ति का मुंह लटक जाता है। मुंह लटकने का मतलब क्या होता है? कि दुख होना। आप ये भी कह सकते हैं कि दुख होना, है ना। जब कोई व्यक्ति दुखी होगा तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त भी उसका मुंह लटक जाएगा। दैट मींस लुक डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? दुखी, यानी कि दुखी दिखना। डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? दुखी, यानी कि किसी व्यक्ति का दुखी दिखना कहलाता है हैव अ लॉन्ग फेस भी कह सकते हो, पुल अ लॉन्ग फेस भी कह सकते हो। इसका एक मतलब और होता है चेहरे पर बारे बजना। ये तो आपने कहावत सुनी होगी, तो हिंदी में कही जाती है, कहा जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति आपको मुंह लटकाए हुआ दिखेगा तो आप कहते हैं क्या हुआ भाई, कैसे चेहरे पर बारे बज रहे हैं। तो उसका मतलब भी यही होता है, पुल अ लॉन्ग फेस, है ना, चेहरे पर बारे बजना। चेहरे पर बारे बजना, है ना, हिंदी में ये कहावत है, चेहरे पर बारे बजना। ठीक है। तो पुला लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? चेहरे पर बारे बजना, दुखी होना या फिर मुंह लटकाना, यानी कि लुक डिजेक्टेड, यानी कि लुक डिजेक्टेड। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा कीजिए। सही मायने में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बात को आप मान कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि जब आप सीजीएल देने जाएंगे, सीएचएसएल देने जाएंगे अप्रैल और मई में, तो यकीन मानिएगा यहां से क्वेश्चंस आपको दिखने वाले। आई एम डैम श्योर, ये मैं 101% आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है। आइए अब अगले लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि इसका मतलब होता है ऐसा लड़ना जिसमें आपके दांत भी इन्वॉल्व हो जाए, नाखून भी इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि सीधी सी बात है एड़ी चोटी तक का जोर लगा देना। इसका मतलब होता है जी जान से लड़ना, या फिर हमारे उसमें भाषा में इसको क्या कहते हैं? एड़ी चोटी का जोर लगा देना। एड़ी चोटी का जोर लगा देना, है ना। जब कोई व्यक्ति हर मतलब हर संभव प्रयास करता है तो हम यही तो कहते हैं कि भाई उसने हर संभव प्रयास किया, यानी कि उसने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया उस चीज को पाने के लिए। तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना कहलाता है क्या? टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, यानी कि जी जान से लड़ना। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर एक संभव प्रयास करना उस चीज को पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है टू टेक फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इडियम अगेन। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुमति के, आपने यानी कि आपने किसी की अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति के आप क्या हो गए? एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, यानी कि बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित हो जाना कहलाता है टू टेक अ फ्रेंच लीव, है ना, यानी कि लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी कि बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। इंटीमेशन का मतलब क्या होगा? कि बिना किसी को सूचित किए हुए, क्या कह सकते हो? सूचित। बिना किसी को सूचित किए हुए या बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए अगर आप छुट्टी मार लेते हैं तो उसको बोलते हैं टू टेक अ फ्रेंच लीव। क्या कहलाता है? टू टेक अ फ्रेंच लीव, यानी कि बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाना। अगला क्वेश्चन है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना, और व्यक्ति जब सातवें आसमान पर होता है यानी कि उस वक्त वो सबसे ज्यादा खुश होता है, यानी कि सबसे ज्यादा खुश होना। उस वक्त आदमी क्या होगा? सबसे ज्यादा खुश होना, है ना, सबसे ज्यादा खुश होना। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, हालांकि आप समझ तो गए होंगे कि इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा खुश होना। भाई टू बी क्लाउड ऑन नाइन का मतलब होता है, हालांकि देखो नाइन शब्द आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? सातवें आसमान पर होना, क्योंकि ये हमारा हिंदी में मुहावरा है। हम कहते हैं ना कि भाई कितना हवा में उड़ रहा है, या सातवें आसमान पर कितना आ रहा है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? टू बी ऑन क्लाउड नाइन, है ना, सबसे ज्यादा खुश होना। दैट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा खुश। अगला क्वेश्चन है टू बीट अबाउट दी बुश। टू बीट, बीट का मतलब है किसी चीज को क्या कर देना? पराजित कर देना, हरा देना। अबाउट द बुश, है ना, बीट का मतलब यही तो होता है भाई। इसका हिंदी मीनिंग तो ये, लेकिन हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग ये है कि घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर बात करना, या फिर आप कह सकते हैं मुद्दे की बात ना करना। मुद्दे से भटकना भी कह सकते हो आप इसको। जब कोई व्यक्ति मुद्दे से भटकता है तब भी आप कहते हो कि वो घुमा फिरा के बात कर रहा है, सीधी कम टू द स्ट्रेट पॉइंट बात नहीं कर रहा है। अगर वो मुद्दे की बात करेगा तो उसके लिए मैंने आपको एक इडियम बताया था, याद कीजिए, क्या बताया था? कट टू द चेस।
कट टू द चेस का मतलब क्या होता है? कट टू द चेस का मतलब होता है कि सीधा मुद्दे पर आना, सीधा मुद्दे पर आना। लेकिन अगर कोई सीधा मुद्दे पर नहीं आ रहा, घुमा फिरा कर बात कर रहा है, तो उसके लिए जो मुहावरा है वो है टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रोज एंड कॉन्स। आपने 101% ये बिल्कुल इडियम देखा होगा, प्रोज एंड कॉन्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रोज का मतलब होता है, देखो प्रोज पी से स्टार्ट कर लो, पी का मतलब है पॉजिटिव, पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव, यानी कि प्रोज जो है वो स्टैंड से किसी पॉजिटिव वर्ड के लिए, और कॉन्स जो स्टैंड करता है वो करता है नेगेटिव वर्ड के लिए, यानी कि नफा और नुकसान। दैट मींस एक ऐसी चीज जो आपके फेवर में होगी तो आप कहेंगे फॉर, है ना, दिस इज फॉर यू, और एक होगी जो आपके अगेंस्ट होगी, यानी कि दिस इज अगेंस्ट यू। दैट मींस जो आपके अगेंस्ट है वो नेगेटिव सेंस देगा, जो आपके फेवर में है वो आपको पॉजिटिव सेंस देगा। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है नफा नुकसान, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट, है ना, या तो आपके साथ होना या आपके खिलाफ होना। आई होप आपको ये 20 idioms एंड फ्रेजेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो 101% सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें। हमारा पहला क्वेश्चन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख होना, दुख के भेष में सुख होना, यानी कि कोई ऐसी चीज जो देखने में तो बुरी लगेगी लेकिन वास्तविकता में जो फलस्वरूप उसका देखा जाएगा तो वो एक अच्छा, यानी कि सुख का अनुभव देने वाला उसका फलस्वरूप होगा। तो ऐसी कोई चीज जो देखने में तो बुरी लगे लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो जाए, टर्न हो जाए किसी एक अच्छी चीज में, तो इसीलिए कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि दुख के भेष में सुख का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत ही कंजूसी से खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन, है ना, यानी कि कंजूस व्यक्ति। क्या होता है? अ माइजर, माइजर का मतलब भी होता है कंजूस, इसका मतलब क्या होता है? कंजूस। तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति कंजूस हो, उसके लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है अ व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट, अब आप देखिए कि व्हाइट एलिफेंट बड़े रेयर होते हैं। अब रेयर है यानी कि जाहिर सी बात है जो चीज अपने आप में रेयर है वो महंगी होगी, और जो चीज महंगी होगी वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी होगी क्योंकि जेब उसको अलाउ नहीं करेगी। यानी कि व्हाइट एलिफेंट मतलब कि ऐसी चीज जो महंगी भी है और वही परेशानी का कारण भी है। तो कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन अनलेस टू इट्स ओनर, यानी कि वो चीज महंगी भी होगी और कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी होगी ओनर के लिए, है ना। तो व्हाइट एलिफेंट उस केस में हम यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है चिकन हर्टेड। अब आप देखिए चिकन हर्टेड, इसको आप ध्यान से समझिए। भाई चिकन, जैसे आपने देखा होगा जो मुर्गे का दिल होता है वो बड़ा कमजोर होता है ना। और कमजोर दिल किसके होते हैं? बहादुरों के तो कमजोर दिल नहीं होते, कमजोर दिल होते हैं डरपोक इंसानों के। तो इसलिए यहां पर जो चिकन हर्टेड है इसका जो हिडन मीनिंग है वो है डरपोक। डरपोक का मतलब होता है कवर्डली या फिर टिमिड। तो टिमिड या फिर कवर्डली दोनों का मतलब क्या होता है? डरपोक। क्या होता है? डरपोक। तो ये दोनों के दोनों वर्ड भी याद कर लीजिए क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम्स में भी ये वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है स्पिक एंड स्पैन। देखिए स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा, यानी कि क्लीन एंड टाइडी, क्लीन एंड टाइडी। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा यानी कि क्लीन एंड टाइडी। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बैक सीट ड्राइवर। अब आप सोचिए कि अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर से पीछे वाली जो सीट होगी उस पर जो व्यक्ति बैठा होगा, यानी कि जाहिर सी बात है उसको ड्राइविंग की नॉलेज, हम यही तो कहेंगे कि उसको ड्राइविंग की नॉलेज इतनी नहीं है जितनी ड्राइवर को है ना। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अनुभवहीन, यानी कि जिस चीज का आपको ज्ञान ना हो अगर आप उस चीज में ज्ञान देंगे दैट मींस आप कहलाएंगे बैक सीट ड्राइवर, है ना। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान होता नहीं है लेकिन वो फिर भी ज्ञान देने की कोशिश हमेशा करते हैं, तो उनको बोला जाता है बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है कि इंटरप्ट करना बिना किसी ज्ञान के होने के बावजूद। आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी आप बार बार उसमें टांग अड़ा रहे हैं, यानी कि इंटरप्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जो इडियम इस्तेमाल करते हैं वो होता है बैक सीट ड्राइवर। अगला है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी ग्लैड यानी कि खुश होना, टू सी द बैक ऑफ यानी कि किसी को जाते हुए देखकर खुश होना। किसी को जाते हुए देखकर होने वाली जो खुशी होती है वो कहलाती है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी कि बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव। बहुत खुश होना जब कोई पर्सन छोड़कर चला जाए, तो उसके जाने की जो खुशी होती है वो कहलाती है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है गेव वेंट टू समथिंग। गेव वेंट
टू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी पर भड़ास निकालना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है किसी पर भड़ास निकालना, गुस्सा निकालना या क्रोध करना, यानी कि एक्सप्रेस्ड, यानी कि किसी पर फोर्सफुली एक्सप्रेस करना, यानी कि किसी पर बहुत तगड़े तरीके से गुस्सा निकालना या भड़ास निकालना। भाई गुस्से का भी जो डबल एंगर होता है उसको बोलते हैं भड़ास, है ना। तो एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली कहलाता है गेव वेंट टू समथिंग, है ना, किसी पर अपने गुस्से को क्या करना, प्रकट करना, वो भी फोर्सफुली। अगला क्वेश्चन है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, क्योंकि कुछ ईडियम्स तो ऐसे होते हैं जो आपको हिडन मीनिंग दे ही देते हैं, जैसे बैक सीट ड्राइवर। ये आपने कहीं ना कहीं अगर आप चार ऑप्शन को देखेंगे तो आप इसको आसानी से मार्क कर पाएंगे, क्योंकि बैक सीट ड्राइवर से आपको पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है वो फिर भी इंटरप्शन किए जा रहा है ना। तो हम इसको कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, कंपेयर करके इसको निकाल लेते हैं। लेकिन ऑन टेंटर हुक्स, अब हमें ये पता ही नहीं है ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंता में, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता में होता है ना, किसी विचार विमर्श में होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि एंशियस। क्या होता है? एंशियस। एंशियस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर चिंता करना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या है? एंशियस, यानी कि चिंता में होना। अगला क्वेश्चन है स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक टू हिज गन्स का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। अपनी बात पर अड़े रहना, कोई कितना कुछ भी कहे लेकिन अपनी बात पर अगर आप अड़े हुए हैं, दैट मींस यू आर स्टिक टू हिज गन्स, ठीक है, यानी कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन, अपनी खुद की एक ओपिनियन, अपने खुद के एक विचार को जगह देना, उस पर किसी के विचारों को हावी ना करने देना, अपनी ही बात पर अड़े रहना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, दैट मींस यू आर स्टिक टू योर गन। तो आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट यानी कि पांव का ठंडा पड़ जाना। अब आप सोचिए पांव का ठंडा कब पड़ता है? पांव ठंडे तब पड़ते हैं जब हमें घबराहट होती है ना। ये चीज तो आपने फील भी करी होगी। पांव ठंडे पड़ जाना यानी कि घबराहट होना, यानी कि किसी चीज का डर लगना या फिर किसी चीज की चिंता होना, क्योंकि घबराहट चिंता में होती है या डर में होती है। तो फियर का मतलब होता है डर, और एंजाइटी का मतलब होता है किसी चीज की चिंता करना या डिप्रेशन होना। कहते हैं ना किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये सब कारण होते हैं घबराहट होने के। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी पर बहुत ही गुस्सा करना या क्रोध करना, यानी कि टू बी एंग्री। अगर आप किसी चीज पर गुस्सा करते हैं तो अप इन आर्म्स का मतलब हाथ उठा देना, आप इससे समझ लीजिए, ठीक है। तो भुजा उठाना, हाथ उठाना, दैट मींस गुस्सा होना या किसी पर क्रोध होना, यानी कि टू बी एंग्री। अगला है टर्न डाउन। देखिए टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या नकार देना। अगर आप किसी चीज को नकार देते हैं तो उसके लिए जो हम जिस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, ठीक है, नकार देना, रिजेक्ट कर देना। अगला है अ ब्लू आइड बॉय, यानी कि एक ऐसा लड़का जिसकी नीली आंखें हैं, और नीली आंखों का मतलब यहां पर है आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, राज दुलारा, है ना। तो ऐसे को बोलते हैं अ ब्लू आइड बॉय, ठीक है। तो वन हु इज फेवरेट, यानी कि वो जो सबका प्यारा हो, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि राम इज ए ब्लू आइड बॉय फॉर हिज फैमिली, यानी कि राम अपनी फैमिली के लिए आंखों का तारा है, यानी कि अपनी फैमिली को बहुत ही प्यारा है राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ बुल इन अ चाइना शॉप। इंपॉर्टेंट, अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि एक सांड जो चाइना शॉप में घुस गया है। हालांकि ये सांड इस चाइना शॉप को खत्म ही करते तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ईडियम है तो हम पढ़ लेते हैं। बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति। अनाड़ी व्यक्ति क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि चाइना, देखिए मैं इसको आपको रटने की तरीका बता देता हूं। चाइना शॉप, अब आप जानते हैं चाइना की चीज ज्यादा देर तक चलती नहीं है, लेकिन अगर कोई अनुभव वाला व्यक्ति होगा, जिसको अनुभव होगा, तो वो चाइना की चीजों में से एक ऐसी चीज ढूंढ लेगा जो ज्यादा लंबे समय तक चल जाए। अब ज्यादा लंबा समय भी इसका ज्यादा कुछ होता नहीं, 6-7 महीने इसके लंबे समय ही होते हैं। तो एक बुल जो चाइना शॉप में घुसा है उसको ये भी तो पता हो कि उसको जो चीज खरीदनी है वो कौन सी चीज खरीदनी है। बुल का मतलब इंसान से है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है और वो शॉप में घुस जाएगा तो आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति तो अनाड़ी है। दैट मींस क्लमसी या ऑकवर्ड पर्सन। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति, या फिर ऑकवर्ड पर्सन का मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति। तो अनाड़ी व्यक्ति को बोलते हैं क्लमसी या ऑकवर्ड पर्सन, और इसके लिए जो ईडियम इस्तेमाल होता है दैट इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अब लास्ट 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और रात 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अ वेट ब्लैंकेट।
तो देखिए अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है खुशियों पर कलंक लगाने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी खुशियों पर कलंक लगा दे, दैट मींस आपको खुशी मनाने से रोके या फिर आपको आपकी खुशियों में खलल डाल दे। तो खुशियों में खलल डालना यानी कि अ वेट ब्लैंकेट कहना। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डिस्करेज एंथुसियाज्म एंड एंजॉयमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो डिस्करेज कर दे आपकी खुशियों को या आपकी खुशियों के कारण को। तो उसके लिए हम जिस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं वो ईडियम होता है अ वेट ब्लैंकेट, यानी कि खुशियों पर कलंक लगाना या फिर खुशियों को मनाने से रोकने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मैन इन द स्ट्रीट। देखिए जो आदमी गलियों में है दैट मींस वो आदमी बड़ा साधारण व्यक्ति होगा। ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया, देखिए इसको आप सही कर लीजिएगा, ये पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा। अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, इसका मतलब होता है साधारण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल है या ऑर्डिनरी है, यानी कि बहुत साधारण है, सिंपल उसकी लाइफ है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मैन, यानी कि जो व्यक्तित्व में बहुत सीधा, बहुत साधारण, एकदम सरल व्यक्ति देखने वाला हो, है ना। तो उसको बोला जाता है द मैन इन द स्ट्रीट। जो आदमी गलियों में घूम रहा है दैट मींस वो बड़ा साधारण व्यक्ति है। अगला है अ चाइल्ड्स प्ले। देखिए चाइल्ड्स प्ले से ही आप समझ जाइए बच्चों का खेल, यानी कि बहुत ही आसान काम, कोई ऐसा काम जो बहुत इजी हो, यानी कि समथिंग दैट इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है मेक अ बी लाइन फॉर। अब लाइन से समझ जाइए, लाइन यानी कि एक सीधी लाइन खींचनी है, दैट मींस सीधे चलना। लाइन का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन खींच देना, यानी कि सीधे चलना। तो गो स्ट्रेट टू, सीधे चलना। और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे खर्च करना, या आप कह सकते हैं फिजूल खर्च करना, या आप ये भी कह सकते हैं कि फिजूल खर्च करना। फिजूल खर्च करना या बिना सोचे समझे खर्च करना, इसके लिए शब्द होते हैं स्पेंड लेविशली। देखिए लेविश वर्ड याद कर लीजिए, लेविश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे खर्च करता है या फिजूल खर्चे करता है। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब भी होता है फिजूल खर्ची करना, और ये आपको सिनोनियम और एंटोनिम दोनों में शब्द देखने को मिलेंगे। और एक होता है स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड का मतलब भी वही होता है जो बिना सोचे समझे खर्च करता है। तो इसलिए ये कहलाता है प्ले डक एंड ड्रेक्स, यानी कि बिना सोचे समझे खर्च करना। हमारा पहला क्वेश्चन है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब होता है दुश्मनी का कारण, यानी कि जब किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई दुश्मनी होती है तो दुश्मनी होने का कोई कारण होता है, तो उस कारण को जो हम बोलते हैं वो कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कॉज ऑफ एनिमिटी, यानी कि किसी दुश्मनी का कारण होना। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वंस विट्स एंड। इंपॉर्टेंट ये आपका फ्रेज है क्योंकि इस फ्रेज को एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया है डिफरेंट एग्जाम्स में। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कि आगे क्या करना है इसके बारे में पता ना होना, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाना जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो जाएं या पजल्ड हो जाएं। देखिए पजल्ड बोलिए, परप्लेक्स्ड बोलिए या कंफ्यूज्ड बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें हमें पता ना हो कि हमें करना क्या है, तो उसमें बोलते हैं टू बी पजल्ड हो जाना, टू बी कंफ्यूज्ड हो जाना, या फिर परप्लेक्स सिचुएशन आ जाना, या फिर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या पता ही ना हो कि हमें आगे क्या करना है। तो इस तरीके के फ्रेज को हम किससे कहते हैं, हम कहते हैं एट वंस विट्स एंड, यानी कि पता ना होना आगे क्या करना है। अगला आपका क्वेश्चन है एट स्नेल स्पेस। देखिए स्नेल्स जो होता है आपने देखा होगा बहुत धीरे 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 रेंगता हुआ चलता है, तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि स्नेल्स का पेस यानी कि कैसा होगा, कछुए की चाल। कछुए की चाल का यहाँ पर हिडन मीनिंग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहता है कि किसी भी टास्क को, किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करना, तो कहलाता है कि एट स्नेल स्पेस, यानी कि कछुए की चाल से किसी काम को करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट द 11th आवर। अब देखिए आप जानते हैं कि 12th आवर जो होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दिन चेंज हो जाएगा, है ना। जो 12वां घंटा होगा उसके बाद क्या होगा, एएम पीएम में कन्वर्ट हो जाएगा या पीएम एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है कि आखिरी क्षण में, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे तुरंत एएम पीएम में बन जाएगा या पीएम एएम में बन जाएगा, है ना। तो ये बात तो आप जानते हैं घड़ी से। तो 11th आवर का मतलब होता है आखिरी क्षण में, आखिरी पल में, यानी कि लास्ट मोमेंट में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप कहते हैं कि एट द 11th आवर। और अगला क्वेश्चन है बेड ऑफ रोजेस। देखिए एक बिस्तर जो गुलाबों से भरा पड़ा है, दैट मींस खुशनुमा पल, यानी कि एक ऐसा पल जो यादगार पल होगा, या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत खुश होंगे, एक्सट्रीम हैप्पी होंगे, तो उसके लिए आप फ्रेज इस्तेमाल करते हैं बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, यानी कि अ प्लीजेंट सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो बहुत खुशनुमा है, बहुत यादगार पल है, उसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं बेड ऑफ रोजेस। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि चबाने से ज्यादा काटना। इसका मतलब होता है कि क्षमता से अधिक काम लेना।
क्षमता से अधिक काम लेना कहलाता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको भी एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर जितने 100 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप यकीन मानिए आपको हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, इडियम एंड फ्रेजेस से भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, 1.5 घंटे की आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, और ये तो 13-13, 14-14 मिनट की, तो आप आराम से इनको लेटे लेटे भी देख सकते हैं 2x की स्पीड पर या 1.5 की स्पीड पर। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, यानी कि टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, यानी कि एक से ज्यादा डील एक ही साथ करना। भाई क्षमता आपकी है नहीं उतना काम करने की, और आपकी क्षमता से अगर आप अधिक काम कर रहे हैं, दैट मींस बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि चबाने से ज्यादा, जितना वो चबा सकता है उससे कहीं ज्यादा वो काटने की कोशिश कर रहा है, दैट मींस वो अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ ब्लैंक। देखिए ब्लैंक का मतलब होता है खाली। अब खाली से ही आप समझ जाइए कि खाली का मतलब क्या होगा, कि हाथ ना लगना, कुछ हाथ ही ना लगना, सब चीज खाली हो जाना, दैट मींस टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि क्या हो जाना, फेल हो जाना या अनसक्सेस हो जाना। ठीक है, उसके लिए हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक। अगला क्वेश्चन है गिव मी अ हैंड विथ। गिव मी अ हैंड, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है किसी की मदद करना या मदद के लिए हाथ बढ़ाना, यानी कि किसी को या तो असिस्ट करना या किसी की हेल्प करना कहलाता है गिव मी अ हैंड विथ। अगला क्वेश्चन है गो टू द डॉग्स। अब देखिए अगर डॉग्स के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, है ना, आपको काट भी सकते हैं, तो इसलिए गो टू द डॉग से याद कर लीजिए कि किसी चीज का बर्बाद हो जाना, यानी कि टू बी ruined। ठीक है, ruined का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना। अगला क्वेश्चन है ग्रीन थंब। ग्रीन, ग्रीन यानी कि ग्रीन, ग्रीन से आप रिलेट कीजिए ग्रीनरी, और ग्रीनरी का मतलब क्या होता है, यानी कि जहां आपको दिखेंगे बाग, जहां आपको दिखेंगे बगीचे, है ना, तो आप कहेंगे ना हरियाली, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करा हुआ है यहां पर, ग्रीन, तो हरियाली। इसका मतलब है ग्रीन थंब का मतलब है बागवानी का शौक रखना, यानी कि बाग बगीचे हरियाली इन सभी का शौक रखना, यानी कि इंटरेस्ट होना गार्डनिंग में। जिसको भी इंटरेस्ट होता है गार्डनिंग में उसके लिए फ्रेज होता है ग्रीन थंब। क्या होता है, ग्रीन थंब। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है बेहतरीन सेवा, यानी कि एक्सीलेंट सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट सर्विस, बहुत अच्छी सेवा देना या बेहतरीन सेवा प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेंट टू द विंड्स। अब देखिए जब हवाएं चलती हैं तो सारी चीज तितर बितर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, तो वेंट टू द विंड्स यानी कि हवा के साथ जाना, दैट मींस फैल जाना, यानी कि डिसिपेटेड। डिसिपेट का मतलब क्या होता है, इधर उधर फैल जाना किसी चीज का। 93 क्वेश्चन है आपका टू थ्रो डस्ट इन वन आई। इसका मतलब क्या होता है कि धूल फेंकना किसी एक की आई में, दैट मींस वहम होना या फिर किसी को मिसलीड करना, है ना, किसी को भटकाना, आप इसको कह सकते हैं किसी को भटकाना, उसकी राह से भटकाना कहलाता है टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, यानी कि किसी की आंखों में धूल झोंकना कहलाता है किसी को उसके रास्ते से भटकाना या उसमें वहम पैदा कर देना, यानी कि टू मिसलीड, क्या कर देना, मिसलीड कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिए गैप का मतलब होता है स्पीकिंग, यानी कि बोलना, यानी कि किसी को कुदरत की तरफ से ही एक तोहफे के रूप में मिला है बोलना, तो उसको बोलते हैं टू गिव, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने का हुनर होना, यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग। जिसमें बोलने का हुनर होता है उसको बोला जाता है हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि इसको कुदरत ने ही गिफ्ट दिया है ये बोलने का। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कभी कभी बहुत बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं, तो आप वहां पर इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, बोलने का हुनर। अगला क्वेश्चन है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, यानी कि किसी की स्लीव में, आस्तीन में कुछ होना, दैट मींस गुप्त योजना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुप्त योजना। जब आप अपनी आस्तीन को फोल्ड करते हैं, दैट मींस आप किसी योजना के लिए प्लान कर रहे होते हैं, यानी कि कोई गुप्त योजना या सीक्रेट प्लान उस वक्त बन रहा होता है, तो उससे ही आपका फ्रेज उठा हुआ है। फ्रेज है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, ठीक है, कुछ होना किसी की आस्तीन में, दैट मींस कोई गुप्त योजना, यानी कि हैव अ सीक्रेट प्लान। क्या बोलेंगे इसको, हैव अ सीक्रेट प्लान। और अब लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स पर आपको मिलेगा एक सरप्राइज हमारी तरफ से, जो होगा बहुत ही खास, लेकिन आपको उससे पहले हमारा देना होगा साथ। 96 क्वेश्चन है टू ईट अ हम्बल पाई। हम्बल पाई का मतलब होता है यानी कि हार स्वीकार कर लेना या नरम स्वभाव में आ जाना। इसका मतलब होता है टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है टू एक्सेप्ट डिफीट। अपनी हार को जब कोई स्वीकार कर लेता है तो कहते हैं टू ईट अ हम्बल पाई।
ठीक है, यानी कि हार स्वीकार कर लेना। अगला क्वेश्चन है टू एंड इन स्मोक, धुएं में खत्म हो जाना। इसका मतलब होता है जो भी आपने काम किया था, जो भी स्टार्ट किया था, उसका कोई परिणाम ना होना। दैट मींस यील्डेड नो रिजल्ट। जब किसी किए हुए काम का कोई रिजल्ट ना निकले, दैट मींस टू एंड इन स्मोक, यानी कि वो काम क्या हुआ, व्यर्थ हो गया, है ना। तो वो धुएं की तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है थ्रू थिक एंड थिन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज अगेन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर हाल में, यानी कि हर हाल में ये काम करना ही करना। आपने ये वाला फ्रेज बहुत बार इस्तेमाल करा होगा कि हर हाल में ये काम होना ही होना है। दैट मींस थ्रू थिक एंड थिन, है ना। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत में, किसी भी सिचुएशन में, हर हाल में ये काम होना ही है। तो उसके लिए जो फ्रेज होता है वो होता है थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, यू हैव टू डू इट थ्रू थिक एंड थिन, आपको ये करना ही होगा हर हाल में। अगला क्वेश्चन है टेक द बुल बाय हॉर्न, यानी कि जो सांड है उसको उसके सींगों से क्या करना, कंट्रोल करना। दैट मींस बहादुरी से खतरे का सामना करना। भाई देखिए जो सांड होते हैं वो वैसे भी खतरा ही होते हैं इंसानों के लिए, है ना। अब आप अगर उनको सींग से कंट्रोल करेंगे, दैट मींस आप बड़े बहादुर हैं, क्योंकि आप खतरों से खेलना जानते हैं। तो आप इसी से याद कर लीजिए, बहादुरी से खतरे का सामना करना, टेक द बुल बाय हॉर्न, यानी कि टू फेस डेंजर बोल्डली, है ना, यानी कि खतरे का सामना बड़े बहादुरी से करना। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस टॉपिक का क्या है, स्पिल द बीन्स। अब जैसे आपने मटर छीली होगी, तो मटर को जब आप छीलते हो उसके लिए ये फ्रेज है स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना। इसका मतलब क्या होता है, राज खोल देना, यानी कि रिवील कर देना सीक्रेट। जब कोई रिवील कर देता है सीक्रेट, दैट मींस उसने स्पिल कर दिया है बीन। ये फ्रेज है, मुहावरा है, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि आप उसको बात मत बताइए, क्योंकि वो यूजुअली स्पिल द बीन्स कर देता है। दैट मींस वो राज खोल ही देता है। तो रिवील द सीक्रेट। ठीक है, आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो आप कर दीजिए लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जिसने नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब वो कर दीजिए सब्सक्राइब जरूर। और 100,000 सब्सक्राइबर्स पर मैं आपको एक सरप्राइज जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको हमें 1000 सब्सक्राइबर तक लेकर जाना होगा। जब आप यहां तक लेकर आए हैं तो आप हमें 1000 सब्सक्राइबर्स पर भी लेकर जरूर जाएंगे, मैं आशा करता हूं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।